पढ़ा था क्या कि मेन जो गैसेज हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन कितना 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन वो कितना है 21%। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 99%। और इसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेज वो सब किस में आ जाती हैं? 1% में आ जाती हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कभी कि सब टॉप 4 ऐसी गैसेज बताइए जिनका कॉम्पोजिशन सबसे हाईएस्ट है, तो जाहिर सी बात है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन आर्गन 0.93%, और उसके बाद आता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ये हमारी टॉप 4 गैसेज हैं। ठीक है, कभी हो सकता है आपसे पूछ दे नीचे से 4, तो नीचे से नहीं पूछने वाला, ऊपर से ही पूछने वाला है। और उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट, अगर दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में कोई एलिमेंट है तो वो है नाइट्रोजन। अगर अर्थ क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। और पूरे यूनिवर्स में मिलाकर अगर सबसे अधिक मात्रा में कोई एलिमेंट है तो वो है हाइड्रोजन। यहां तक चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक चीज और लिख लीजिए, गैसेज में एक चीज और लिखिए, जो ये गैसेज है ना इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे परमानेंट, यानी कि इनका कंपोजिशन कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा इस कंपोजिशन में प्रेजेंट रहेंगी। तो परमानेंट यानी कि इनको हम लोग हिंदी में कह देते हैं अपरिवर्तनशील। क्या कह देते हैं? अपरिवर्तनशील गैसेज। और वो 2 गैसेज हैं जो कभी नहीं उनका कंपोजिशन बदलेगा, वो है नाइट्रोजन 78% और दूसरा ऑक्सीजन 21%। ये दोनों का कंपोजिशन कभी नहीं बदलता है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखना है तो आपको पता ही एग्जैक्ट वैल्यू 78 पॉइंट कितना है 08%, और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट वैल्यू आता है 20.95%। तो हम लोग एग्जैक्ट ना याद करके 78 और 21 लेकर चलते हैं। तो ये अपरिवर्तनशील गैसेज होती हैं जो इनका कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में नहीं बदलता है। लेकिन ये कब की बात हो रही है? ये लोअर लेवल की बात हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर में या लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये लोअर लेवल जो सबसे नीचे की ट्रोपोस्फेयर होती है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। दूसरा होता है टाइप की गैसें होती है जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट कुड बी चेंज ऑन कंडीशन। जैसे कंडीशन बदलेगी वैसे उनका अमाउंट बदल जाता है। जैसे अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट चेंज होता है, हम लोग क्या कह रहे हैं इतना ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन करें, पोल्यूशन में क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मात्रा होनी चाहिए थी उसके मुकाबले एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गई। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ये एटमॉस्फेयर बना था तो उस वक्त कितनी थी 0.036%, 0.036%। और यहीं पर अगर आपको जो लिखवाया गया है वहां पर लिख लीजिए कि करेंटली कितना है 0.4%। करेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज बढ़ चुका है। और ये कंडीशन अप्लीकेबल है। कंडीशन का मतलब अभी हमने क्या किया, पोल्यूशन बढ़ाया, हम इतना ज़्यादा पेट्रोलियम को जला रहे हैं, इतना ज़्यादा कोयला जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। वो हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट आगे क्या होता है। तो कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिनका कंडीशन के हिसाब से अमाउंट बदलता रहता है। तो वो गैसेज हैं CO2, CH4। CH4 का मतलब
मीथेन, इसको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 9th 10th में, 11th 12th में। मीथेन, हाइड्रोकार्बन चेन पढ़िए ना, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऐसे करके ये क्या है, पूरा एक हाइड्रोकार्बन चेन है। तो मीथेन, मीथेन सबसे अधिक किससे निकलती है, जब हम राइस की एग्रीकल्चर को करते हैं। कहाँ पर, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर राइस की एग्रीकल्चर करेंगे, राइस की खेती में सबसे अधिक कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो वो है मीथेन। और दूसरा क्या है, जहां पर डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी यानी कि जहां पर काऊ, गाय पाली जाती है, वहां पर भी मीथेन की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दो ऐसे हैं जहां पर हमें मीथेन क्या है, कंडीशन के ऊपर है। भाई हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में तो खैर किस लिए, ओनली डेयरी प्रोडक्ट के लिए काऊ पाली जा रही है। लेकिन अगर आप यही फॉरेन में चले जाओ, यूरोपियन नेशंस में चले जाओ, तो वहां पर क्या है, डेयरी की फार्मिंग दो पर्पस से होती है, मीट यानी बीफ और मिल्क, दोनों के लिए पालते हैं। तो उन देशों की वजह से वहां पर इतनी ज़्यादा मात्रा में डेयरी फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मीथेन जो है ये क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में अपने लिमिटेड कंडीशन से ज़्यादा हो चुकी है। और उसका नतीजा ये है कि मीथेन के लिबरेशन से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी आगे आपको सब बताया जाएगा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है N2O और फिर है NO2। ये सब क्या है, ये सब आगे आपको ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में आपको ये सब देखने को मिलेगा। और कुछ गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी हैं जिनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज का मतलब, इनको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय, क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैसेज। और ये निष्क्रिय गैसेज जो हैं उनका नाम हमने देखा क्या, ऑर्गन है, क्रिप्टन है और जेनन है। इनमें कोई खास बदलाव अगर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपसे कभी गैस, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज मौजूद हैं, इनको इस कंडीशन में आपसे बांटकर ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया, या एसर्शन रीजन में क्वेश्चन बोल दिया गया कि एसर्शन में लिख दिया गया कि सम गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कुड चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, और रीजन में दे दिया गया कि एज ड्यू टू डेयरी फार्मिंग और एक्सेसिव राइस कल्टीवेशन द CH4 यानी कि मीथेन का जो कंपोजिशन है वो बदल जाता है। और फिर बोल दे एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एंड द ट्रू एक्सप्लेनेशन या नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार ऐसे होना पड़ता है। ठीक है, तो हमने अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो गैसेस जिनका कंपोजिशन नहीं बदलता है, कुछ ऐसी गैसेस जिनका कंपोजिशन कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है, और कुछ निष्क्रिय गैसेज हैं, इनसे हमें कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। मेन इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एसर्शन रीजन या ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिए। अब हम लोग थोड़ा एक एक गैसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि इनसे भी आपको ट्रू एंड फॉल्स या एसर्शन रीजन पूछ लिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन से क्या पूछा जाएगा आपसे, नाइट्रोजन N2, इसके बारे में देखते हैं। N2 नाइट्रोजन क्या है, तो लिखिएगा, इतनी बड़ी मात्रा में ये गैस है, लेकिन क्या है, एक तरह से एक इनर्ट गैस के रूप में बिहेव करती है, डायरेक्टली कहीं भी यूज नहीं होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा यूज तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, लेकिन हर एक बिल्डिंग मटेरियल, हर एक ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लाइफ इसी पर बेस्ड है, नाइट्रोजन पर। तो लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर बट it is a
रिलेटिवली इनर्ट गैस। रिलेटिवली इनर्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन जैसे ऑक्सीजन जो काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से रिएक्शन करता है, उस तरह से ये क्या है, एक तरह से इनर्ट गैस की तरह है, लेकिन इनर्ट नहीं है, दूसरे चीज़ों में काम करता है। जैसे हमने पढ़ा है बचपन में, जो दलहन की फसल होती है यानी कि डाइकॉट्स, उनके रूट्स में क्या होते हैं, उनके जड़ों में राइबोजियम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और उससे क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है खेत की। तो इस तरह से इनका काम होता है। तो लिखिएगा, नाइट्रोजन का अगर आपसे कोई वो कम पूछ ले तो इस तरह से नाइट्रोजन बनता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। खैर ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिला, पढ़ा होगा आपने 9th-10th की केमिस्ट्री में। नेक्स्ट लिखिएगा, लाइफ इज N2 एंड O2 बेस्ड। कैसे? तो हमने बचपन में एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा DNA, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक पढ़ा होगा RNA, क्या पढ़ा होगा, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो RNA कहाँ मिलता है, RNA मिलता है वायरस में, और DNA मिलता है हम इंसानों में और बाकी जानवरों में। तो हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग यानी जिंदा और मृत, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है, वो वायरस है, ठीक है। तो उस DNA में, तो लिखिएगा, हिंदी में ही लिख लीजिए, DNA में राइबोज सुगर एंड न्यूक्लिक सेंटर ACGI का फॉर्मेशन N2 से होता है। तो जो हमारे DNA में राइबोज शुगर है ना, जिससे ये जिंदगी सबकी स्टार्ट होती है, अगर DNA नहीं तो जिंदगी ही नहीं। जिंदगी की बेसिक क्या है, DNA है, वही तो हमें हमारे मतलब एक तरह समझिए कि क्या कहते हैं, DNA टेस्टिंग वगैरह क्या होता है, ये सब हमारे मतलब इन बिना DNA के आप जीवन कैसे, मतलब एक तरह से आप समझिए कि आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक जानवर, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग अलग DNA का सेट होता है। जैसे हमारे इंसानों में क्या है, 43 पेयर ऑफ DNA होना चाहिए, जिसमें से 44 हमेशा रहता है, और एक आता है कहाँ से, मेल से, और एक आता है फीमेल से, तब वो पेयर बनता है। उसी से सेक्स यानी कि लिंग का निर्धारण होता है, XX और XY, ये सब हमने बचपन में पढ़ा ही है बायोलॉजी में। तो कभी कभी आपसे इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखवा दिया। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए जो ह्यूमन बॉडी है, लिखिएगा, बॉडी N2 प्रोटीन से प्राप्त करता है। यानी हमारे बॉडी के लिए जो N2 चाहिए वो N2 कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये प्रोटीन हमें मिलता है डाइकॉट, यानी कि जब हम पल्सेज को खाते हैं, क्या, पल्सेज को। तो लिखिएगा, प्रोटीन मेनली इन डाइकॉट प्लांट्स। तो डाइकॉट प्लांट्स यानी कि जो दाल होती है, जैसे जब आप उनके ऊपर के छिलके निकालोगे तो वो दो हिस्से दिखे, जैसे अरहर की दाल, चना की दाल, मटर, ये सब क्या होता है, जब आप उसके ऊपर के छिलके निकालोगे तो अंदर दो बीज आपको देखने को मिलेगा, हाफ हाफ रहता है ना, वो दोनों मिलकर एक बनते हैं। जैसे एक चना लीजिए, उसको
पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद जब आप उसके ऊपर का छिलका निकालोगे तो अंदर से 2 निकलेंगे, तो वो क्या है, वो डाइकॉट है। लेकिन अगर वही गेहूं की बात की जाए तो गेहूं के छिलके को निकालेंगे, एक तो निकालना मुश्किल, अगर निकाल भी दिया तो वहाँ आपको 2 नहीं मिलेगा, एक ही वो बीज है। ठीक है, तो ये होता है डाइकॉट और मोनोकॉट। तो ये डाइकॉट प्लांट से मिलते हैं। एंड इन और डाइकॉट प्लांट में प्रोटीन कहाँ से आता है या नाइट्रोजन कहाँ से आता है? तो इन डाइकॉट प्लांट्स रूट्स हैव राइबोजियम which do N2 यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम उनमें कौन करता है? राइबोजियम करता है। राइबोजियम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिससे उनमें क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन यानी प्रोटीन आएगा। वो प्रोटीन फिर हम खाते हैं, तो फिर बॉडी में जब वो प्रोटीन टूटता है तो उसी से नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। तो हम डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। हम एटमॉस्फेयर से जिस तरह से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं उस तरह से हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते। हम नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? वाया प्रोटीन। और वो प्रोटीन कहाँ से मिला? वो प्रोटीन मिला हमें डाइकॉट प्लांट से। और उस डाइकॉट प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ से आया? वो आया राइबोजियम के नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मेन function of N2 is to control combustion by diluting O2. Thus it acts as a डाइल्यूटेंट। यानी कि हमें पता है कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो बर्निंग में यानी जलने में मदद करती है। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दे कहीं पर भी या ऑक्सीजन को हटा दे तो फिर बर्निंग यानी कि फायर होगा ही नहीं। फायर की घटना अपने आप खत्म हो जाएगी। यही काम हम क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर से करते हैं। कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैसें भरी रहती हैं, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 निकलती है। और वो CO2 क्या करती है? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर फायर है, यहाँ पर लकड़ी रखी हुई और यहाँ से जैसे फायर हो रहा है तो यहाँ से क्या निकली? CO2 निकलती है। और CO2 क्या करती है? एक ऐसे लेयर बना देती है। जब ये लेयर बन गया तो बाहरी एटमॉस्फेयर से इस आग का यानी इस फ्लेम का कांटेक्ट खत्म हो गया है, यानी इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या होगी? थोड़ी देर में ये आग बुझ जाएगी। और पानी इसलिए डालते हैं, पानी तो इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, तो इस वजह से भी आग नहीं लगती है। तो ये 2 अलग अलग मेथड होते हैं आग बुझाने के। तो अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन इतनी बड़ी मात्रा में है कि आग पकड़ती चली जाएगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी आग पकड़ लेगी। तो इस तरह से उसके इफेक्ट को ये कम कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डाइल्यूटेंट यानी कि डाइल्यूट कर देता है, ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में इतना आपको बेसिक जानना है कि नाइट्रोजन आखिर हमारे लिए इतनी बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है तो काम क्या करता है। भाई कुछ तो उसका काम होगा, तभी तो इतना बड़ी मात्रा में प्रकृति ने उसको बनाया है। नहीं तो प्रकृति कोई भी चीज़ फालतू तो बनाती नहीं है। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर प्रकृति ने उसको बनाया है तो क्यों बनाया है? उसका यही काम है। इतने चीज़ यानी कि ये एक तरह से समझिए जीवन की शुरुआत नाइट्रोजन की वजह से हुई है। अगर नाइट्रोजन ना होता तो आरएनए पर DNA और DNA के बाद
ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नाइट्रोजन वो बेसिक बिल्डिंग शुरू करता है, वो बेसिक है जिससे जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम आएगा। समझ में आई बात? नाइट्रोजन का रोल क्या है? इसी वजह से नाइट्रोजन इतनी ह्यूज अमाउंट में इस एटमॉस्फेयर में दी गई है प्रकृति के द्वारा। और हमें पता है, एक सिंपल थॉट है कि कभी भी प्रकृति कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाती, उसका कोई न कोई पर्पज जरूर होता है, तभी वो चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये इतना नोट डाउन कर लिया। तो अब अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन, और ऐसे करके बाकी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा था डिटेल में जानना जिसको हमने जाना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया। तो अब बाकियों के बारे में भी एक एक दो लाइन लिख लेते हैं, और वो तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ खास हम लोग को नहीं लिखना, बस थोड़ा थोड़ा सा क्या इंट्रोडक्टरी लिख लेंगे। चलिए, ये रब कर दिया जाए और बाकी के बारे में अब लिखा जाए। ओके।